आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा इवेपोरेशन के बारे में कि इवेपोरेशन हमारी क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो मैंने क्या किया है, एक क्लोज्ड वेसल लिया और उसमें हमने अपना लिक्विड लिया। ठीक है, क्लोज्ड वेसल है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे और इवेपोरेट होके वेपर फेज में जाएंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो वेपर फेज में जो जा रहे हैं, मतलब जो इवेपोरेशन हो रहा है ये बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो जैसे जैसे टाइम पास करते जाएगा और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे, जाते जाएंगे और ये जो लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट होता जाएगा, इसके वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, ये जो लिक्विड का जो गैसियस स्टेट है इनको क्या बोलते हैं हम, वेपर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर वेपर्स के, ये कॉन्स्टेंटली हमारे क्या कर रहे हैं, क्योंकि गैस की तरह बिहेव करते हैं तो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है, तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये मूवमेंट करते करते ये जो आपका सरफेस है लिक्विड का, इस पे भी स्ट्राइक करने लग जाते हैं। ठीक है, और जब ये इस पे स्ट्राइक करते हैं तो लिक्विड इनको दोबारा से रिकैप्चर कर लेता है और ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो पहले इवेपोरेट हो रहे हैं और फिर क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको ग्राफ से एक कर्व से समझें तो ये मैं मान लेती हूँ, यहाँ पे रेट ले रहे हैं हम, रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ कंडेंसेशन, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, जब सबसे पहले जो आपका इवेपोरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हायर एनर्जी के तो चले जा रहे हैं, फिर वो हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कम बच रहे हैं। ठीक है, तो जो इवेपोरेशन वाला रेट है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो अब जैसे इवेपोरेशन की अगर हम रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात करें तो सबसे पहले रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई था। ठीक है, फिर धीरे धीरे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हुआ। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इवेपोरेशन हो रहा है जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपर स्टेट में, ये ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, स्टार्टिंग में तो क्या है, देखो स्टार्टिंग में तो क्या है, कम नंबर ऑफ वेपर्स हैं, तो जो आपके कंडेंसेशन हो रहा है वो भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेपर्स ही कम है तो मूव करने के लिए इनके पास ज़्यादा स्पेस है। अब क्या होगा, नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे ये मूव कर रहे होंगे, रैंडम मोशन में होंगे, तो ये ज़्यादा आपके सरफेस से टकराएंगे और ज़्यादा कंडेंस होंगे। ठीक है, तो जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो बहुत कम होगा, उसके बाद वो टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा। अब एक टाइम आपका ऐसा रीच होगा जब आपका जो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ये आपका क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो कि इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और ये है आपका ये रेट ऑफ इवेपोरेशन जो कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जिन वेपर, क्योंकि लिक्विड स्टेट में जिनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जो कन्वर्ट हो सकते हैं वेपर्स में, वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन का रेट कम हो रहा है, कंडेंसेशन का रेट बढ़ रहा है, और एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि इन दोनों का रेट जो है वो इक्वल है। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहे हैं उतने ही वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो चल रहा है, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में जो हमारे अमाउंट ऑफ वेपर्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, जो हमारा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड बना सकता है। ठीक है, अब ये जो वेपर्स जो प्रेशर डालते हैं, इन वेपर्स का अगर हम प्रेशर मेजर करें तो उसको हम बोलते हैं अपना वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे वेपर होते हैं और कंडेंस होते हैं, और उसके बाद जो वेपर्स होते हैं हमारे, वो आपके जो प्रेशर लगाते हैं वो हमारा वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इस वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो है आपका नेचर ऑफ लिक्विड, कि हमारा जो लिक्विड, हम जिस लिक्विड का हम वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो आपको पता है हमारे कुछ वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब जो बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई वोलेटाइल लिक्विड है तो क्या होगा, वो
मान लो एक हमारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड है और एक ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, ये वोलेटाइल और ये नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब एक ही टाइम पे वोलेटाइल लिक्विड्स ने ज़्यादा वेपर्स बना दिए होंगे, है ना, क्योंकि वोलेटाइल क्या होता है, जो ज़्यादा वेपर्स बनाता है, ज़्यादा वेपर्स बना दिए होंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी नॉन वोलेटाइल वन, ठीक है। तो जो आपके वोलेटाइल्स होते हैं, जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो वो इजिली जो है वो अपने वेपर स्टेट में जा सकते हैं, क्योंकि उनको पीछे वाले मॉलिक्यूल्स बहुत ही लेस फोर्स से खींच रहे हैं जैसे। और जबकि जो नॉन वोलेटाइल होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज़्यादा होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो वो वेपर स्टेट में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो वो क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, तो उनका वेपर प्रेशर भी है जो है वो भी कम होता है। तो वोलेटाइल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और नॉन वोलेटाइल्स का आपका कम होता है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, एक तो मैंने ले लिया डाईमिथाइल ईथर और एक आप ले लो अपना इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल में आपके पास OH ग्रुप है, क्या है, C2H5OH, और ये जो OH ग्रुप है ये दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ क्या किस में पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, है ना। हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े थे ना, तो ये क्या होगा, OH है, देखो जैसे C2H5 ये O और ये इसका H, तो ये इसका O जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इथेनॉल के क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट करेगा। इसमें इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब ये जल्दी से आपके वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा। जबकि जो डाईमिथाइल ईथर है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जल्दी वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम इन दोनों का वेपर प्रेशर मेजर करें तो वेपर प्रेशर जो है आपका डाईमिथाइल ईथर का ज़्यादा होगा और इथाइल अल्कोहल का कम होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नेचर ऑफ लिक्विड्स। अब अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को अगर हम चेंज करें तो आपका कैसे आपका वेपर प्रेशर जो है वो वेरी करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि देखो लिक्विड जो है वो वेपर फेज में जा रहे हैं, ठीक है। इवेपोरेशन का क्या मतलब है, जो लिक्विड जो है वो वेपर फेज में जा रहे हैं, है ना। अब कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी हो जिन मॉलिक्यूल्स के पास, वही आपके वेपर फेज में जाते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जिनकी होती है वही जाते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पास काइनेटिक एनर्जी इतनी है कि वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो सके, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब आपके ज़्यादा नंबर ऑफ वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ वेपर्स बनेंगे तो इक्विलिब्रियम जल्दी रीच हो जाएगा। इक्विलिब्रियम जल्दी रीच हो जाएगा लिक्विड और वेपर के बीच में, तो इसका मतलब जो आपका वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर, और फिर वो जितना प्रेशर लगाएंगे वो भी ज़्यादा होगा, तो आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर का इफेक्ट। तो ये हो गया आपका वेपर प्रेशर। अब देखो वेपर प्रेशर में तो हमने क्या पढ़ा, इवेपोरेशन। वेपर प्रेशर आपका किस प्रोसेस की वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से। एक तो होती है आपकी इवेपोरेशन टर्म और एक होती है आपकी टर्म बॉइलिंग, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो एकदम डिफरेंट टर्म्स हैं। इवेपोरेशन तो पढ़ लिया हमने क्या होता है। अब अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग जो है बेसिकली हम इसको कंसिडर करते हैं एक स्पेशल केस ऑफ इवेपोरेशन होता है आपका बॉइलिंग, ठीक है। अब इवेपोरेशन जो होता है वो तो आपका सरफेस से होता है ना। क्या बताया मैंने कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, जब हमने इवेपोरेशन पढ़ा था, उनकी काइनेटिक एनर्जी जब थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के उनमें नहीं रहते, तो वो क्या होते हैं, वेपर फेज पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन जो है वो आपका सरफेस से स्टार्ट होता है, लेकिन जो बॉइलिंग होता है आपका वो बल्क से स्टार्ट होता है, ठीक है। बॉइलिंग में क्या होता है, जैसे आपका ये लिक्विड है, तो जब बल्क से इसके बबल्स बनने शुरू होंगे, बल्क का जो आपका लिक्विड है वो वेपर्स में बढ़ना स्टार्ट होगा और बबल्स बन के बाहर निकलेगा, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। और ये जो बॉइलिंग होती है ये हमारी कब स्टार्ट होती है,
कि हमारा जो कोई भी एक लिक्विड है वो बॉईल होना कब स्टार्ट होता है। देखो जैसे जैसे अगर हम इसको हीट करना शुरू करें एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, इसको हमने कोई भी लिक्विड था उसको हमने हीट करना शुरू किया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, देखो धीरे धीरे क्या होगा, इसके वेपर्स बनेंगे। तो वेपर्स बनते रहेंगे। तो जब वो वेपर्स का जो वेपर्स बनेंगे वो कुछ वेपर प्रेशर भी लगाएंगे, है ना। अब जब वो वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टाइम पे क्या होगा, आपकी बॉइलिंग शुरू होगी। मतलब आपका सिर्फ सरफेस से ही नहीं होगा इवेपोरेशन, बल्क से भी इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग, और वो जो टेम्परेचर जिस पे आपकी ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है आपका इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में, कि इवेपोरेशन आपकी सरफेस फिनोमेना है, सरफेस से स्टार्ट होता है, जबकि बॉइलिंग आपका बल्क फिनोमेना है, आपके बल्क से भी आपके जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जब जिस टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके इक्वल हो जाए उसको हम बोलते हैं अपना बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम अपना जो प्रेशर है, अगर वो हम ये स्टडी अपनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करें, तो मतलब आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, तब जो हमारा जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल करना शुरू करता है उसको हम बेसिकली बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हमारा जो प्रेशर है वो हम बार्स में लें और हमारा प्रेशर क्या हो, 1 बार हो, तो 1 बार पे जो आपका बॉइलिंग पॉइंट हमें ऑब्जर्व होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वाटर का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है जो वो होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में। अब अगर हम बात करें इसके इफेक्ट्स की, जो आपका बॉइलिंग है इसके, देखो अब हमने पढ़ा था कि जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो जो वो एयर की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब हायर एल्टीट्यूड्स पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। हायर एल्टीट्यूड्स पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम है तो हमने बॉइलिंग पॉइंट अभी क्या पढ़ा, जब आपके जो वेपर प्रेशर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम है, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो तभी वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। मतलब अब जो है आपका लिक्विड कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करना शुरू कर देगा, है ना। देखो जैसे आपका ये लिक्विड है, इसने बॉयल करना, इसके वेपर्स बने, ठीक है। तो अब इसको कम वेपर्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको अब कम वेपर प्रेशर चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल अपना वेपर प्रेशर करने के लिए इसको कम वेपर्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और कम वेपर्स इसके कम टेम्परेचर पे बन जाएंगे। तो हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है सारे लिक्विड्स का, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसलिए ही हम जो वहाँ पे कुकिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, ताकि आपके जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर में रहें, ज़्यादा देर तक लिक्विड स्टेट में रहें, ठीक है, ताकि आपका जो फूड है वो कुक हो अच्छे से। अगर ज़्यादा देर तक वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहेंगे, वेपर्स बन के उड़ते ही रहेंगे, तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, सारा लिक्विड उड़ जाएगा, तो आपका फूड अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं, ताकि जो वाटर है वो ज़्यादा देर तक लिक्विड स्टेट में रहे, ठीक है। अब अगर हम कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखें इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इसके, लेकिन अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाए कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इवेपोरेशन जो होता है वो आपका हमने पढ़ लिया किससे स्टार्ट होता है, सरफेस ऑफ द लिक्विड से, ठीक है, कि सरफेस ऑफ द लिक्विड से स्टार्ट होता है। लेकिन जो बॉइलिंग है वो आपका क्या है, बल्क से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब आपके जो बबल्स बनने लग जाते हैं आपके बल्क ऑफ द सरफेस से, उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। उसके बाद बल्क ऑफ द सरफेस, बल्क ऑफ द लिक्विड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि जो
इवेपोरेशन है वो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब हर एक टेम्परेचर पे वो होता रहता है, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। किसी टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है, किसी टेम्परेचर पे कम होता है, लेकिन हर एक टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने बॉइलिंग की, तो ये एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, वो भी कब, जब आपका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब बात करें अगर इसके थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, तो वो क्या है कि जो इवेपोरेशन है ये बहुत ज़्यादा स्लो फिनोमिना है, बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। जबकि जो हमारा बॉइलिंग है ये बहुत ही रैपिड फिनोमिना है, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि अगर आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वो जल्दी जल्दी एस्केप होते हैं सरफेस से और जल्दी जल्दी वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में। अब हमारे पास एक टर्म होती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा वेपराइजेशन और एच, ठीक है। ये क्या है आपकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, वो हीट जो हमें चाहिए लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट रखें, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी एक लिक्विड को ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो, जिस लिक्विड के अंदर, ये तो श्योर है कि जो आपकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी वो हर एक डिफरेंट लिक्विड के लिए अलग अलग होगी। अब जिस लिक्विड के अंदर आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ओवरकम करे और आपकी जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो, तो हीट हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जिसमें आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे उसमें जो आपके डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिस मॉलिक्यूल में आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होंगे वो कम होंगे, और तो उसमें हमें कम हीट देनी पड़ेगी और उसका जो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेपर प्रेशर। हमने देख लिया वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, उसके और हमने क्या देखा कि कुछ फैक्टर्स जो हमारे अफेक्ट करते हैं अपने इवेपोरेशन को या वेपर प्रेशर को, और वेपर प्रेशर होता क्या है स्टार्टिंग में हमने ये देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया वेपर प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।